हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 10th क्लास के चैप्टर 1 ज्या प्रक्रम का तीसरा भाग यानी परिवहन। भाग तीसरा आप लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने पोषण श्वसन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन में। और परिवहन में आपका जो भी पॉइंट्स है वो एक तो रक्त से है, दूसरा हृदय से है। एक रक्त दूसरा हृदय, बाकी आप इससे कोई क्वेश्चन नहीं उठने वाला है। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी आप लोग क्वेश्चन बैंक या किसी और भी बुक में, किसी गाइड में देख सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। सबसे पहले कि देखेंगे कि रक्त है क्या। आखिर क्या है रक्त? पानी है? जी नहीं, पानी नहीं है। एक उत्तक से, एक कोशिका से बना हुआ है और कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ये चीज़ 9th में पढ़ना था। तो उसी उत्तक में हमारा ये रक्त संयोजी उत्तक, संयोजी का मतलब होता है पूरे शरीर को आपस में जोड़े रखना। तो वो उसी में से रक्त एक संयोजी उत्तक है। और ये जो खून है, ब्लड है आप लोग का, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, तीसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, चौथा प्लेटलेटस बिम्बाणु। इसमें जो पॉइंट है, आखिर रक्त किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो रक्त में 55% आप लोग का प्लाज्मा है। 4 चीज़ों से मिलकर, जिसमें से 55% आपका प्लाज्मा ले लिया है। रक्त 55% प्लाज्मा और 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस से मिलकर बना हुआ है। रक्त किससे मिलकर बना हुआ है, तो 55% प्लाज्मा, 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है, इसमें 90% जल होता है और 10% इसमें खनिज लवण और प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? 90% इसमें जल होता है और 10% आप लोग का खनिज लवण और प्रोटीन होता है। प्लाज्मा ज़्यादा कुछ इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। प्लाज्मा आप लोग का वही है जो आप लोग रक्त देखते हैं, तो उसमें तो वो लाल कुछ कणिका के कोशिका की वजह से होती है। पर वो जो द्रव होता है वो द्रव प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा द्रव क्यों होता है? क्योंकि इसमें 90% हम लोग देख रहे हैं कि जल होता है, बाकी 10% आप लोग का खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, बाकी एरागेरा यही सब होता है, आदि आदि इत्यादि। उसके बाद दूसरा हम लोग देखने वाले आरबीसी, लाल रुधिर कणिका। तो जो आरबीसी आप लोग का, इस आरबीसी लाल रुधिर कणिका, इस लाल रुधिर कणिका ही क्यों कह जाते हैं? जैसे हम लोग, आप लोग का पेड़ पौधा है वो हरा होता है। क्यों हरा होता है? सबको पता है, क्लोरोफिल होता है उसमें। तो वैसे ही हमारा खून जो है, रक्त जो है, ब्लड है, ये लाल होता है। क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन आप लोग का एक वर्णक है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो लाल होता है। इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन आप लोग का श्वसन में ही पढ़ना है कि ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करना तो ऑक्सीजन के कारण ही होता है ना, तो इसे श्वसन वर्णक कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमारे पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड में कौन दौड़ रहा है? ऑक्सीजन दौड़ रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन लगातार हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते रहता है। खून की कमी होने पर क्यों कमजोरी हो जाता है, क्यों कोई बीमारी होती है? इसीलिए क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। इसका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो इसका जीवन काल 120 दिन का ही होता है, तो उसके बाद कहाँ से लाल रक्त आता है? आप लोग कोशिका जो है, ये कोशिका लगातार विभाजन करते रहते हैं, लगातार दुगना तिगुना तैयार होते रहते हैं। तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, पर उतने दिन में पता नहीं कितनी कोशिकाएं विभाजन करके लगातार लाख करोड़ों संख्या में हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 120 दिन में अगर मर जाए तो उसके जगह पे दुगना निर्माण होने लगता है उसका। तो इस पॉइंट को याद रखिए। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और इसमें एक विशेषता, इसे नहीं बोलेंगे, कमी बोलेंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हमारी जैसे हमारे पूरे शरीर को एक ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही एक कोशिका को केंद्रक कंट्रोल करता है। और उसको कंट्रोल करने वाला इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता है। तो इसमें इसकी बुराई यही है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसकी खासियत यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से वो लाल होता है
और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे WBC। इससे ये भाई आपका है, आपके खून का सैनिक है। जैसे आपके घर का सैनिक क्या करता है, दुश्मनों से रक्षा करता है आपके घर की, तो वैसे ही सैनिक क्या करते हैं, दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो वैसे ही आपका ये जो ब्लड है WBC, श्वेत रुधिर कणिका, ये दुश्मन से आपकी रक्षा करें। आपके दुश्मन कौन है, कीड़े मकोड़े नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपके दुश्मन है। तो वैसे ही ये WBC क्या करता है कि जैसे बैक्टीरिया एंट्री करता है उससे पहले ये भाई लड़ झपट लेता है, पहले ये समझ लेता है, उसके बाद कुछ किया जाएगा। उसी अवस्था में आप लोग को बुखार होता है। जब भी खांसी जुकाम होता है तो अक्सर बुखार होता है। क्यों होता है पता है आप लोग का, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जब एंट्री करती है उससे WBC लड़ाई करता है, और लड़ाई करेगा तो कुछ तो प्रभाव देगा ही, तो शरीर में सबसे पहले बुखार आता है, इसी कारण होता है। तो ये WBC को सैनिक कोशिका कहा जाता है। ये सैनिक कोशिका क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है। ये रंगहीन होता है, बेचारे के पास कोई वर्णक नहीं होता है, जिसके कारण, और इसका नाम ही है श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत होता है यानी रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। उसके बाद इसमें एक खासियत यही है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका के पास सब कुछ है पर केंद्रक नहीं है, इसके पास सब कुछ नहीं है पर केंद्रक है, इसी कारण शायद लड़ लेता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग, बिम्बाणु। हम लोग नंबर गलत हो गया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। चौथा है हम लोग का बिम्बाणु प्लेटलेटस। आप लोग देखे होंगे आपका शरीर का कोई भी भाग जब कट जाता है तो उससे लगातार खून बहता नहीं रहता है, बंद हो जाता है। उस बंद होने के पीछे हाथ किसका है, बिम्बाणु का है। ये बिम्बाणु क्या करता है, प्लेटलेटस क्या करता है, आपके रक्त को जमा देता है। रक्त के जमाव होने के कारण आपका ब्लड नहीं निकलता है। तो बिम्बाणु का काम यही है, रुधिर को जमाने में मदद करता है या रुधिर को जमाता है। RBC का काम था ऑक्सीजन को पहुंचाना, WBC का काम था किसी जीवाणु को, वायरस को खत्म करना, समाप्त करना। बिम्बाणु का काम है रुधिर को जमाना। तो आप लोग का यही क्वेश्चन इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है BBI, और यही क्वेश्चन होता है कि रक्त के कार्य बताएं। हम लोग रक्त के कार्य देखेंगे क्या क्या है। रक्त के निम्नलिखित कार्य, पहला ये गैसों का आदान प्रदान में सहायक होते हैं। गैसों के क्यों लिखे, क्योंकि इसमें CO2 भी आता है। CO2 को बाहर निकाला जाता है, O2 को अंदर लिया जाता है, तो इसीलिए इसका काम है ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो भी ग्लूकोज है, पानी हम लोग जो पीते हैं, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को कोशिका तक कौन पहुंचाता है, आप लोग का ब्लड पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और चौथा पॉइंट, ये हार्मोन को नियंत्रित। हार्मोन देखो, कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ा है तो कोई ज़्यादा हंसते रहता है। ये सारा आप लोग का हार्मोन की वजह से होता है, और इस हार्मोन को कंट्रोल करने वाला आप लोग का ब्लड ही है। तो भाई ब्लड सही है तो सब सही है, ब्लड नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए खूब खाओ, खूब मोटाओ, खूब ब्लड बनाओ, सॉरी। अब हम लोग आप लोग हॉस्पिटल में या बाहर कुछ फ्रेंड्स है या अपने फैमिली मेम्बर में, या जब कोई बीमार पड़ता है, आप लोग ब्लड ग्रुप सुने होंगे, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, या किसी को ब्लड देना हो, लेना हो, तो कहा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप ये है, उसका ब्लड ग्रुप वो है। तो आखिर में ब्लड ग्रुप होते क्या है, देखो रक्त समूह आप लोग का 4 प्रकार का होता है। इस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में आप लोग का पहला A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा है O। पहला A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, एंटीजन, एंटीबॉडी। ज़्यादा जरूरी नहीं है पर फिर भी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। इससे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और 2 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए तो भाई जानना जरूरी है। 2 ऑब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स बहुत होते हैं। तो ये जो रक्त समूह आप लोग के 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। उसके बाद एंटीजन है, ए में ए ही एंटीजन होता है, बी में बी ही एंटीजन होता है, और ए बी में ए बी ही होता है, और ओ में कोई नहीं होता है। बेचारे की बुराई यही है कि ओ में कोई नहीं होता है। एंटीबॉडी में देखेंगे तो ए वाले में बी होता है, बी वाले में ए होता है, ए बी में कोई नहीं होता है, और ओ में दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। उसके बाद जो अब ए वाला जो रक्त है या ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो किसको किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी वाला जो है वो ए बी वाले को ही देगा, और ओ जो है वो सर्वदाता है, वो सभी को देगा।
इनको सबको दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबको दे सकता है, पर सबसे ले नहीं सकता है, वो केवल ओ वाले से ही लेगा। तो इसकी खासियत ये, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव आता है। आपका ऑब्जेक्टिव इसी से आता है कि रक्त समूह का कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है या किसे सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है आप लोग का वो सर्वदाता होता है। और एक इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि सर्वग्राही कौन होता है। तो आपका ए बी जो है वो सर्वग्राही है। सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे ले सकता है भाई, पर सबको दे नहीं सकता है, पर सबसे ले सकता है। सबसे लेने के कारण इसे सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ को सबको देने के कारण इसे सर्वदाता कहा जाता है। दाता मतलब होता है ये देना, ग्राही मतलब होता है ये ग्रहण करना। तो सर्वग्राही आपका ए बी है। सर्वदाता कौन है? ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव आना है, इसीलिए मैंने यहाँ नोट में नीचे लिख दिया है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को मैंने बताया है। तो आप लोग का टोटल ब्लड ग्रुप 4 होता है, जिससे ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि सर्वदाता कौन है? ओ है, और सर्वग्राही कौन है? ए बी है। आप लोग को इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद सबसे मोस्ट VBI 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का हृदय से, आपके हार्ट से आने वाला है। मतलब इस साल हो सकता है आ जाए, कितने सालों से नहीं आया है। तो जो चीज़ नहीं आया उसके पीछे पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में डाल दे। तो मानव परिसंचरण तंत्र हमारा यही है। परिसंचरण तंत्र यानी पूरा हर चीज़ को हर भागों तक पहुंचाने, कौन पहुंचाता है? परिसंचरण तंत्र इसे, क्योंकि रुधिर का जो भी कार्य यहीं से सारा होता है। सप्लाई कहा जाता है। तो हृदय में आप लोग का है 4 कोष्ठ पाया जाता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि 4 खिड़कियाँ होती है आपके हृदय में, उस चारों खिड़कियों से सारा काम होता है। तो आपके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होता है। अलिंद जो होता है वो ऊपर वाले भाग को कहा जाता है, नीले जो होता है वो नीचे वाले भाग को कहा जाता है। तो 2 अलिंद ऊपर होते हैं, 2 नीले नीचे होते हैं। टोटल हो गए 4, और 4 कोष्ठ आपके हृदय में होते हैं। उसके बाद हम लोग सुनेंगे शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। ये बस जानने के लिए मैंने लिखा है, इसको आपको परिभाषा में नहीं लिखना है कि शुद्ध रुधिर किसे कहा जाता है, अशुद्ध रुधिर किसे कहा जाता है। बस जानने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो शुद्ध रुधिर वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, और अशुद्ध रुधिर वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो हृदय में आपके 4 कोष्ठ। सबसे पहले अगर आप लिखें, इसका परिभाषा भी लिखेंगे, तो सबसे पहले उसमें आप लोग लिखिएगा कि हृदय 4 कोष्ठ में होते हैं, या हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होता है। उसके बाद ये जो मैंने कार्य लिखा है ये आपको लिख देना है। तो इसका कार्य आप लोग देखेंगे। सबसे पहला कार्य है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को दाएं अलिंद से दाएं नीले में लाया जाता है। तो मैंने अभी सबसे पहले इसके पहले बताया कि शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं। ऑक्सीजन वाले को शुद्ध रुधिर और CO2 वाले को अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। तो जो आपका शुद्ध रुधिर है वो किस हिस्से से जाएगा? दाएं हिस्से से जाएगा। कुछ नहीं, अलिंद नीले नहीं याद रखना है, सब बस दाएं वाले हिस्से को याद रखना है कि जो आपका शुद्ध रुधिर होगा वो दाएं हिस्से से ही होकर जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई? फेफड़ा तक जाएगा। वही तो है जो ऑक्सीजन को लेकर आएगा। तो फेफड़ा के पास जाएगा, उससे मांगेगा क्या? दे दो, ऑक्सीजन दे दो। कौन मांगेगा? आपका रक्त मांगेगा। कौन सा रक्त? ये जो दाएं अलिंद से जा रहा है। तो दाएं नीले या दाएं अलिंद से होते हुए रक्त जाएगा, किसके पास जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा। और वहां से क्या मांगेगा? ऑक्सीजन को लेते हुए। यानी वहां से जो शुद्ध रुधिर है, अब तो शुद्ध हो गया ना, ऑक्सीजन ले लिया, शुद्ध हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां से बाहर निकल गया। तो शुद्ध रुधिर को लेते हुए कहाँ पहुंचेगा? दाएं में तो नहीं जाएगा, दाएं में जाएगा तो मिक्स हो जाएगा भाई, क्योंकि वहां शुद्ध भी बैठा हुआ है पहले से। तो ये जाएगा तो पहले ही मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये किस हिस्से में जाएगा? फेफड़ा से होते हुए बाएं नीले या बाएं अलिंद से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों या विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। और इसी तरीके से आपके हृदय डेली काम करते रहता है। डेली हार्ट अटैक में क्या होता है? आपकी ये नसें बंद हो जाती हैं, और बंद हो जाएंगी तो खून का सप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मौत हो जाता है। तो पहला काम क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेना है। कहाँ ले जाना है? दाएं हिस्से में ले जाना है। दाएं हिस्से से होते हुए कहाँ जाएगा? फेफड़ा तक जाएगा। फेफड़ा के पास क्या हो जाएगा? खून शुद्ध हो जाएगा। और जब खून शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध खून किससे, शुद्ध रक्त किससे होते जाएगा? बाएं अलिंद या बाएं नीले से होते हुए जाएगा। कहाँ तक? शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। यही है आपके हृदय का कार्य। तो बस आप इतना चीज लिख देंगे कि हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद 2 नीले होते हैं। इनमें अशुद्ध जो रक्त है
वह शुद्ध रक्त दाएं अलिंद तथा दाएं नीले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। फेफड़ा से शुद्ध खून बाएं नीले तथा बाएं अलिंद से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। यही आपका चित्र इसमें बना देंगे, 5 मार्क्स का आंसर हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा भाई। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक धमनी, दूसरा सिरा। धमनी सिरा, धमनी में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, धमनी सिरा धमनी सिरा धमनी सिरा। भाई देखो, सबसे पहले ये तो तुम्हारे जो नसें दिख रही हैं ब्लू कलर की, नीले कलर की, वैसे नस नीली नहीं होती पर नस नीली होती भी है। तो ये जो नसें दिख रही हैं नीली नीली, इसे हम लोग सिरा कहते हैं अपने वैज्ञानिक की भाषा में। और जो लाल वाली नहीं दिखती है उसे हम लोग धमनी बोलते हैं, जो शरीर के अंदर होती है। तो जो अंदर होती है उसे धमनी बोलते हैं, जो बाहर दिखाई दे रही है नीली नीली, ये सिरा होता है। तो सिरा क्यों होता है, नीला क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो नीला ही होगा ना, लाल थोड़ी होगा। ऑक्सीजन होगा तो वो लाल होगा। तो धमनी में शुद्ध रुधिर, परंतु सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब यहाँ से आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है कि धमनी सिरा में अंतर बताएं। धमनी में सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि ये शुद्ध रुधिर इसमें बहता है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सबसे पहले इसका काम है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। ये शुद्ध रुधिर वाला यानी ऑक्सीजन वाला है, तो ये क्या करेगा, हृदय से जो भी रक्त होगा कहाँ तक भेज देगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देगा। जा भाई कार्य कर। उसके बाद सिरा जो हम लोग का, वो क्या करेगा, शरीर के अन्य अंगों से जो भी भाग, अब तो शुद्ध खून वहाँ चल चुका है, बचा कौन है, CO2 वाला, उसको कौन निकालेगा, सिरा निकालेगा। तो शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचा दिया, तो क्या करेगा, नीचे पूरे शरीर के अंगों से खून खींचेगा CO2 वाला, और कहाँ ले जाएगा, शुद्ध करने के लिए हृदय के पास ले जाएगा। और वहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शरीर के अंदर, जो धमनी करता है। धमनी क्या करेगा, आपका हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक, अन्य भागों तक ले जाएगा। और सिरा क्या करेगा, शरीर के अन्य भागों से खून लेकर हृदय तक पहुँचाएगा। दोनों का अपोजिट कार्य है। इसके बाद ये धमनी क्यों नहीं दिखती है, इसकी भित्ति मोटी होती है इसलिए हम लोग को नहीं दिखती है, और सिरा इसकी भित्ति पतली होती है इसलिए दिखती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें आप लोग शॉर्ट लिख सकते हैं कि लाल दिखाई देती है, और इसमें लिख सकते हैं कि नीली दिखाई देती है। मैंने इसमें बड़ा थोड़ा लिख दिया है कि ऑक्सीजन वाले रक्त होने के कारण ये लाल दिखाई देती है, CO2 वाले रक्त होने के कारण नीली दिखाई देती है। पर इसे डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि लाल दिखाई देती है या नीली दिखाई देती है। यहाँ से मैं भी SK साइंस क्लासेस की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे उस टाइम जब मैं बायो पढ़ती थी तो उस टाइम एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जो नस होती है वो नीली क्यों दिखाई देती है जबकि हम लोग के शरीर में लाल खून होता है। तो उस टाइम मुझे इसका आंसर नहीं मालूम था क्योंकि मैंने इतना अंदर से उस टाइम नहीं पढ़ा था। तो अब थोड़ा बायो जब मैंने NCERT बुक से या अदर साइड आप लोग का एक आलोक का बुक आता है, तो जब आप लोग आलोक या इससे NCERT जब मैंने बुक उठाया तो उसमें पता चला कि इसका आंसर ये है। तो उस टाइम बहुत थोड़ा सा अजीब लगा था क्योंकि आंसर बहुत इजी था। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि हमारा नीला जो नस होता है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी जो भित्तियाँ होती है वो पतली होती हैं, इसीलिए वो दिखाई देती है। पर जो धमनी होती है उसमें लाल खून तो होता है, पर भाई उसकी खासियत तो मोटी होती है उसकी भित्ति, और मोटी होने के कारण भित्ति मोटी होने के कारण नहीं दिखाई देती है, शरीर में छिपी रहती है। ये पतली होती है इसलिए दिखाई देती है। और इसमें CO2 वाला रक्त बहता है इसलिए नीला होता है, और इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है इसलिए लाल होता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से हो सकता है ऑब्जेक्टिव उठ जाए, तो मैंने उसको भी नोट कर दिया है परिवहन टॉपिक में। पहला पॉइंट है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑब्जेक्टिव यही आप लोग का, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है, और इसे ही हृदय स्पंदन कहते हैं। कितने बच्चे इसको रट्टा मारेंगे कि हृदय स्पंदन किसे कहते हैं। कुछ नहीं है, आपका हृदय डेली धड़क रहा है और उसी धड़कन जो धड़क रहा है उसी को हम लोग हृदय स्पंदन कहते हैं। तो हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन। अब इस हृदय स्पंदन को किससे सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप से। आप लोग देखे होंगे डॉक्टर सब लगाए रहते हैं, उसे हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे उसको क्या किया जाता है, हृदय स्पंदन को सुना जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, अधिकतम ब्लड प्रेशर देखें तो हम लोग का 120 mmHg का होता है, और न्यूनतम में देखा जाए तो 80 mmHg
Hg का होता है। अधिकतम में कितना होता है 120 mm Hg और न्यूनतम में आप लोग का 80 mm Hg। उसके बाद इसे ही हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को ही। इस बीपी को किससे मापा जाता है तो स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। इस मशीन का नाम याद, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें भूलने वाली होती हैं वही चीज़ें आती हैं, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि बीपी को किससे मापते हैं। सबको जानता है बीपी को मापा जाता है, पर इस वर्ड को नहीं याद रख पाएंगे आप लोग। इसी को याद कर लेंगे कि स्फिगोमैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को, हृदय स्पंदन को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। कितनी बार धड़कती है 1 मिनट में? 70 से 72 बार। उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन बताया 2 मार्क्स के, ये आप लोग याद रख लेंगे। तो आप लोग का जब परिवहन टॉपिक देखा जाए तो इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन मैंने बताया अभी तक। धमनी शिरा में अंतर, रक्त के कार्य, और आप लोग का 5 नंबर का सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्या है, हृदय को चित्र सहित वर्णन करें। इसमें चित्र आप लोग जरूर बना ले, नहीं तो चित्र के बिना आप लोग का 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। और चित्र बनाकर अपनी भाषा में आंसर लिखे। और जो बच्चे लगातार डेली, कुछ बच्चे का डेली कमेंट आता है, तो जो लगातार मेहनत कर रहे वैसे ही लगातार मेहनत करें। और लगातार मेहनत करने से ही आप लोग समझ रहे हैं कितने आप लोग टॉपिक देखे होंगे, आप बुक या गाइड उठाएंगे तो शॉर्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है। या NCERT भी पढ़ेंगे आप लोग को तो इतने अंदर से चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैंने टोटल चीज़ें आप लोगों को निकाल के कॉपी में हर एक चीज़ें ऐसे प्रोवाइड कर दिया ताकि आप फेयर भी तैयार कर लेंगे। और हर एक जहाँ से क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा कोई भी पॉइंट। और कुछ वर्ड अगर मिलता है आप लोग को तो आप लोग अगर जो SK साइंस के हैं तो आप लोग अपने टीचर के पास भेज सकते हैं। टीचर के पास भेज सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, ये चित्र भी भेज सकते हैं, वर्ड भेज सकते हैं, वो मेरे पास भेज देंगे। आप लोग का यूट्यूब में हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को, आज के पॉइंट को नोट कर ले और लगातार मेहनत करते रहे ऐसे ही। और जो भी चैनल पे न्यू आए हो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे को शेयर नहीं किए उनको शेयर कर दे। थैंक यू।